स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का व्यवसाय अध्ययन की आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध इतना ही पुराना है जितनी की सभ्यता, अर्थात हम जब से सभ्य होना हमने सीखा, हम तभी से प्रबंधन का कार्य करते आए हैं। यद्यपि आधुनिक संगठन का उद्गम उतना नया ही है, लेकिन संगठित कार्य तो सभ्यता के प्राचीन समय से ही होते रहे हैं। मतलब हमारी सभ्यता जब से अस्तित्व में आई तभी से लेकर के प्रबंधन का कार्य हो रहा है। हाँ, जो वर्तमान में संगठन दिखते हैं जैसे कि कोई फर्म है, कंपनी है, कोऑपरेटिव्स हैं, ये तो आधुनिक संगठन है और ये इनका उद्गम अभी अभी हुआ है। लेकिन सभ्यता के शुरुआत से ही व्यवसाय तो होता आया है, और जहाँ व्यवसाय है वहाँ पर एक साथ काम करने वाले लोग भी हैं और उनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो वास्तव में संगठन को विशिष्ट लक्षण माना जा सकता है जो सभ्य वास्तव में संगठन को विशिष्ट लक्षण माना जा सकता है जो सभ्य समाज को असभ्य समाज से अलग करता है। अगर आप संगठित हैं, अगर आप संगठन में काम करना जानते हैं, तो आप सभ्य समाज का हिस्सा हैं और असभ्य समाज से आप अलग हैं। ठीक है। प्रबंध के प्रारंभ के व्यवहार वे नियम और कानून थे जो सरकारी और वाणिज्यिक क्रियाओं के अनुभव से पनपे। प्रारंभ में जो प्रबंधन व्यवहार करता था वह कुछ नियमों और कानूनों पे करता था। ये नियम और कानून सरकारी और जो वाणिज्यिक क्रियाएं होती थी उनके एक्सपीरियंसेस से पनपे, यानी उपजे, और बाद में उन्हें लागू किया गया निजी संस्थाओं में भी। व्यापार और वाणिज्य के विकास से क्रमशः प्रबंध के सिद्धांत और व्यवहारों का विकास हुआ। प्रिंसिपल्स और व्यवहार का मतलब होगा एप्लीकेशंस या इम्प्लीकेशंस। ठीक। तो अभी तक हमने इतना समझा कि जितनी प्राचीन सभ्यता है प्रबंध भी उतना ही प्राचीन है। हाँ, संगठन का वर्तमान स्वरूप नया है, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ साथ व्यवसाय जैसे जैसे शुरू हुआ वैसे वैसे प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि एक से अधिक लोग, दो या दो से अधिक लोग जहाँ पर भी किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, यानी कि किसी सामान्य उद्देश्य को पाने के लिए कार्य कर रहे होंगे, वहाँ प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सरकारी और वाणिज्यिक क्रियाओं के अनुभव से प्रबंध के कुछ नियम और कानून उपजे, जिन्हें बाद में प्रबंध के सिद्धांत और व्यवहारों का रूप मिला और ये इस रूप में विकसित हुए। अब हम ये जानते हैं कि प्रबंध, आज ये जो प्रबंध शब्द है ये कई अर्थों में प्रयोग में आता है। इसकी प्रकृति के विभिन्न पहलू हैं, यानी कि विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं। प्रबंध के अध्ययन का विकास बीते समय में आधुनिक संगठनों के साथ साथ होता रहा है। पहले प्रबंध का अध्ययन नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे प्रबंध के अध्ययन का विकास हुआ, यानी कि एक तरह से स्ट्रीम ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन की एक स्ट्रीम के रूप में भी प्रबंध का विकास हुआ। अब देखिए, अब मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ और संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है। बाकायदा आईआईएम जैसे हाई गुणवत्ता परक शिक्षा देने वाले, उच्च गुणवत्ता परक शिक्षा देने वाले संस्थान हैं अपने देश में। आईआईटी के बाद आईआईएम का एक विशेष स्थान हुआ करता है। तो प्रबंध के अध्ययन का विकास बीते समय में आधुनिक संगठनों के साथ साथ होता रहा है। जैसे जैसे संगठनों का विकास होता रहा है वैसे वैसे प्रबंध के अध्ययन का भी विकास होता रहा है, और ये पिछले कुछ समय में हुआ है। प्रबंधकों के अनुभव और उनका जो आचरण है, जो उनका व्यवहार है, तथा सिद्धांतों के संबंध समूह दोनों पर आधारित रहे हैं। यानी सिद्धांतों के संबंध समूह, सिद्धांत जो हैं वो प्रबंधों के अनुभव और उनके व्यवहार पर आधारित रहे हैं और इन्हीं के आधार पर ये विकसित हुए हैं। बीते समय में इसका एक गतिशील विषय के रूप में विकास हुआ है। गतिशील विषय यानी डायनामिक स्ट्रीम ऑफ स्टडी, ओके, जिसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। लेकिन प्रबंध की प्रकृति से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर अभी भी हमें चाहिए कि प्रबंध है क्या, विज्ञान है कि कला है, या फिर दोनों है। तो आइए इस उत्तर को अगर हमें लेना है तो सबसे पहले हमें वही काम करना पड़ेगा कि प्रबंध जो है कला है या विज्ञान। तो हमें विज्ञान और कला दोनों की विशेषताओं का पहले अध्ययन करना पड़ेगा। फिर हम प्रबंध की विशेषताएं जो पढ़ चुके हैं उनके साथ हम मिलान करके देखेंगे कि प्रबंध दरअसल कला या विज्ञान में क्या है। तो पहले प्रबंध एक कला है, अगर हमें सिद्ध करना है तो हमें जाने की कला क्या होती है।
कला इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग है। इच्छित परिणाम कोई एक पेंटिंग हो सकती है, कोई एक गाने की कोई एक धुन हो सकती है, कोई कोरियोग्राफर है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हो सकते हैं डांसिंग के, जो फाइनली एक पूरा प्रोग्राम डांसिंग परफॉर्मेंस लेकर के आएंगे सामने। तो वो इच्छित परिणाम है। उनको पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत और दक्षतापूर्ण यानी कि इफ़िशिएंट उपयोग, आपको जो अभी तक पता है, जितनी नॉलेज है, अगर आप उसका दक्षतापूर्ण उपयोग कर पाएंगे, ठीक है, तो ही आप कला कि जो इच्छित परिणाम है वो हासिल कर सकेंगे। तो कला दरअसल क्या है? इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का एक तो व्यक्तिगत पर्सनल यूज़ है। कलाकार कभी भी अपने गुणों का किसी अन्य से उपयोग नहीं करा सकता। अगर किसी अन्य से उसे उपयोग कराना है तो वह गुण पहले उसे देने पड़ेंगे। जैसे मैं अगर एक चित्रकार हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी अन्य से कोई पेंटिंग बनवाऊँ, तो मुझे पहले चित्रकारी के समस्त डूज़ एंड डोंट्स उस व्यक्ति को पहले सिखाने पड़ेंगे। यानी कि वर्तमान जो ज्ञान है उसका आप उपयोग केवल व्यक्तिगत कर सकते हैं। सेकेंडली, इफ़िशिएंट यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इच्छित परिणाम पा सकेंगे। तो कला के बारे में आपने इतना जाना। इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का एक तो व्यक्तिगत और दूसरा एफिशिएंट उपयोग करना होगा, तभी आप इच्छित परिणाम पा सकेंगे। इसे अध्ययन, अवलोकन और अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी कला एक तो अध्ययन करना होता है, फिर ऑब्जर्वेशन करना होता है। स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, 3 थिंग्स आर देयर, तभी आप किसी भी आर्ट को सीख सकते हैं। आप डांस सीखना चाहते हैं, आपको सबसे पहले डांस की बारीकियों का अध्ययन करना पड़ेगा। मे बी यू हैव टू ज्वाइन अ कोर्स, लेकिन ज़रूरी नहीं। आप इसकी टेक्निकल चीज़ें आप किसी किताब से पढ़ सकते हैं या किसी व्यक्ति से सीख सकते हैं। देन दोज हु आर परफॉर्मिंग, यू कैन ऑब्जर्व देयर एक्टिविटीज़, अवलोकन, और उसके बाद में आप स्वयं करेंगे तो अपने अनुभव से आप सीखेंगे, और फिर अनुभव धीरे धीरे आपको सिखाता जाएगा कि हाउ टू डू इट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, आर यू कैन से हाउ टू डू इट in a good manner, so that other people can say that you are dancing in a good way. Okay, so अध्ययन, अवलोकन और अनुभव से आपको कला मिलती है, क्योंकि कला का संबंध ज्ञान के व्यक्तिगत उपयोग से ही है। इसलिए अध्ययन किए गए मूलभूत सिद्धांतों को व्यवहार में, मूलभूत सिद्धांत यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको अगर आप चाहते हैं अपने व्यवहार में लाएं, तो इसमें एक प्रकार की ओरिजिनलिटी, मौलिकता का होना आवश्यक है। ठीक है, और रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी भी होगी। तो ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी बोथ आर नीडेड इन एन आर्ट। कला के आधारभूत लक्षण जान लीजिए। सैद्धांतिक ज्ञान का होना, कला में आपको सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए। कला यह मानकर चलती है कि कुछ सैद्धांतिक ज्ञान आपको पहले से है। विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया है, यानी कि कुछ मूलभूत बेसिक प्रिंसिपल्स उन्होंने बना दिए हैं। प्रतिपादन करना यानी कि इंट्रोड्यूस कर देना, जो एक विशेष प्रकार की कला में प्रयुक्त होता है, जैसे नृत्य, जन संबोधन, भाषण जिसे हम कहते हैं, या अन्य कलाएं जो हैं, संगीत वगैरह, इन सभी में कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को आपको पढ़ना पड़ेगा। थ्योरेटिकल नॉलेज सबसे पहले लेनी पड़ेगी, फिर आप उनका सिद्धांतों का उपयोग कैसे कर पाएंगे? व्यक्तिगत योग्यता अनुसार, आप में जितनी योग्यता है उसी के अनुसार आप उनका उपयोग कर सकेंगे। इस मूलभूत ज्ञान का उपयोग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। कला इसीलिए अत्यंत व्यक्तिगत अवधारणा कही गई है। जैसे 2 नर्तक हैं, डांसर्स हैं, 2 वक्ता हैं और 2 कलाकार हैं, या 2 लेखक हैं। अपनी कला के प्रदर्शन में आप पाएंगे कि वह भिन्न भिन्न है। ठीक। तीसरी बात, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित सभी कलाएं जो हैं वो व्यावहारिक होती हैं। कला वर्तमान सिद्धांतों को ज्ञान का रचनात्मक प्रयोग ही है। जो सिद्धांत आपने पढ़े हैं उन सिद्धांतों का ज्ञान कर लीजिए, फिर उनका क्रिएटिव यूज़ कर लीजिए, वही तो कला है। हम जानते हैं कि संगीत 7 सुरों पर आधारित है, लेकिन किसी संगीतकार की संगीत रचना विशिष्ट या भिन्न होती है। सुर तो 7 ही हैं, लेकिन वह उन 7 सुरों का किस तरह से प्रयोग करता है अपने संगीत सृजन में, ये तो उस पर डिपेंड करेगा, और यही उसकी अपनी कला होगी।
जो वो उसको प्रयोग में कर रहा होगा। हम ये जो पढ़ रहे हैं, हमने क्या जाना, हमने कला की विशेषताएं जानी, तो अब हम ये जानते हैं कि प्रबंध एक कला है। क्यों? क्योंकि यह कुछ विशेषताओं को पूरा करती है। सबसे पहली बात है कि जो सफल प्रबंधक होता है, ठीक है, एक कोई सफल जो प्रबंधक होता है, सक्सेसफुल मैनेजर, प्रबंध कला का उद्यम के दिन प्रतिदिन के प्रबंध में उपयोग करता है। मतलब प्रबंध जो है वह एक कला अगर हम मान लें, तो इस प्रबंध कला का जो सफल प्रबंधक है वह उद्यम के दिन प्रतिदिन के प्रबंध में, यानी कि जो उसका कंसर्न है, जो उसकी इंटरप्राइज है, उसका वो डे टू डे जो उसका मैनेजमेंट होता है उसमें वो अपनी प्रबंध कला का उपयोग करता है, जो कि अध्ययन से, अवलोकन से और अनुभव पर आधारित होता है। प्रबंध के विभिन्न क्षेत्र हैं जिनसे संबंधित पर्याप्त साहित्य उपलब्ध भी है। ये क्षेत्र हैं विपणन यानी मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी पर्याप्त लिटरेचर अवेलेबल है ऑलरेडी। वित्त और मानव संसाधन यानी फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जिनमें प्रबंध को विशिष्टता प्राप्त होती है। किसी एक में वह जो है विशेषज्ञ हो सकता है। इनके सिद्धांत पहले से ही विद्यमान है। सबसे पहले इन सिद्धांतों को प्रबंध को पढ़ना पड़ता है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज की जो बात आ रही थी कि कला में होता है, वह प्रबंध में भी है, और इन सारे थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रबंधक को लेना पड़ता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा है प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत जिनका प्रतिपादन कई प्रबंध विचारकों ने दिया है, जो सर्वव्यापी सिद्धांतों को अधिकृत करते हैं। और कोई भी प्रबंधक इन वैज्ञानिक पद्धतियों एवं ज्ञान को दी गई परिस्थिति, मामले तथा समस्या के अनुसार और विशिष्ट तरीके से प्रयोग करता है। एक अच्छा प्रबंधक वह है जो व्यवहार, इसको ज़रा सा सुन लीजिएगा, एक अच्छा प्रबंधक वह है जो व्यवहार, रचनात्मकता, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, पहल क्षमता यानी इनिशिएशन या इनिशिएटिव कैपेबिलिटी, इनको मिला करके कार्य करता है। एक प्रबंधक एक लंबे अभ्यास के पश्चात ही संपूर्णता को प्राप्त करता है। जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर वो कलाकार है, तो उस कला में पारंगत होने के लिए उसे लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। सिमिलरली एक प्रबंधक को भी लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है। एज अ मैनेजर अगर आप कहीं पे अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, यानी कि आपने कितना अभ्यास किया है। तो प्रबंध के विद्यार्थी भी अपनी सृजनात्मकता के आधार पर इन सिद्धांतों को अलग अलग ढंग से प्रयोग में लाते हैं, जस्ट बाई प्रैक्टिसिंग इन अ गुड मैनर। देन थर्ड पॉइंट, एक प्रबंध इस ज्ञान का परिस्थिति जन्य वास्तविकता के परिदृश्य में व्यक्ति अनुसार एवं दक्षता अनुसार उपयोग करता है। थोड़ा लैंग्वेज कठिन है, मैं समझा देता हूँ। एक जो प्रबंधक है, ठीक है, एक प्रबंध लिखा है, एक प्रबंधक कर लीजिए, ठीक है। एक प्रबंधक जो प्राप्त उसे है, जो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, परिस्थिति जन्य का मतलब होता है कि जो हालात हैं उनसे उपजी, ठीक है, वास्तविकता यानी कि रियलिटी के परिदृश्य में जो जैसे हालात हैं, वो जैसी रियलिटी है, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी के व्यू को ध्यान में रखते हुए वह क्या करता है, व्यक्ति अनुसार और दक्षता अनुसार, यानी कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल है, और जो उसकी क्षमता है उसके अनुसार ही वह प्रबंध के ज्ञान का उपयोग करता है। मतलब जैसे हालात होते हैं और जो रियलिटी होती है, उसी के अनुसार वह अपने व्यक्तिगत और अपनी कुशलता का उपयोग करते हुए प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग करता है, ठीक है। संगठन की गतिविधियों में इस तरह से वह अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए लिप्त रहता है, अर्थात उसमें लगा रहता है। नाजुक परिस्थितियों का अध्ययन करता है, यानी कि अगर हालात नाजुक हैं, ठीक नहीं हैं, ख़तरनाक हैं, थ्रेटफुल हैं, तो वह क्या करता है, अपने सिद्धांतों का निर्माण करेगा, नए सिद्धांत भी बना सकता है जिन्हें दी गई परिस्थितियों के अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है। आप कहेंगे नए सिद्धांत बना सकता है, यस ऑफ कोर्स। प्रबंध के जितने भी सिद्धांत आप पढ़ते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट ने कुछ सिद्धांतों के आधार पे जैसे जैसे प्रयोग किया, तो ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से उनको कुछ नया अच्छा सा लगा, तो उन्होंने उसे भी ऐड किया और बाद में वो प्रबंध के सिद्धांत बने। तो प्रबंध की विभिन्न शैलियों का जन्म होता है। आप जानते हैं ना, क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी कला का गुण होता है। तो जिस तरह से कोई नया व्यक्ति, नया कलाकार है, तो कला की नई विधा भी वो खोज के ला सकता है। जैसे कोई संगीतकार है तो नई कंपोजिशन लाता है कि नहीं लाता है। सिमिलरली
एक प्रबंध भी कुछ सिद्धांतों में एडिशन कर सकता है। तो हम जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक वह कहे जाते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं, जिन्हें उच्च प्रबंध शिक्षा प्राप्त है, जो हाईली एजुकेटेड हैं, ठीक है, ट्रेंड है और एजुकेटेड हैं। उनमें उत्कट आकांक्षा का मतलब होता है बर्निंग डिज़ायर होती है कुछ करने की, स्वयं प्रोत्साहन यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, क्रिएटिविटी से लैस होते हैं यानी भरे हुए होते हैं, और इमेजिनेशन पावर जैसे व्यक्तिगत गुण होते हैं। आप जानते हैं ये सारे गुण चाहिए किसी कलाकार में, और वह स्वयं एवं संगठन के विकास की इच्छा रखता हो। तो ये था कला। आप कह सकते हैं कि प्रबंधक एक बेहतरीन आर्टिस्ट है और प्रबंधक एक आर्ट है, प्रबंध एक आर्ट है। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंध को अगर हम विज्ञान के रूप में भी जानने की कोशिश करें तो अब विज्ञान के बारे में आप जानते हैं कि विज्ञान की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं। पहला है कि विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, ठीक है, यानी ऑर्डरली सेट ऑफ नॉलेज। तो विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है जिसके सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित होते ही हैं, ठीक है। इसके सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच में संबंध पर आधारित होते हैं। जैसे पेड़ से सेब का टूटकर पृथ्वी पर गिरना क्यों है, कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का बल, और परिणाम क्या है कि अगर आप ऊपर से कोई चीज़ छोड़ देंगे तो धरती पर गिरे ही। तो यहाँ पे क्या है, कारण और परिणाम का सिद्धांत लागू है। तो क्रमबद्ध ज्ञान समूह होता है एक विशेषता। सिस्टमेटिक या सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, देन परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। ये जो सिद्धांत होते हैं ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होते, इनका परीक्षण होगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में रहते रहते विकसित किया जाता है। जैसे आप देखें अभी कोरोना की दवाई जो है वह विकसित की गई, तो कई जो है साल या कई महीनों का जो समय लिया गया, उसमें कुछ लोगों को दवाई दी गई, फिर उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, उन पे उनके क्या असर रहे ये देखा गया, लगातार स्टडी किया गया, तो अध्ययन अवलोकन किया गया, और उसके माध्यम से सिद्धांत जो है वो साइंस में विकसित होते हैं। फिर नियंत्रित परिस्थितियों में, अच्छा वो जो परीक्षण हो रहे होते हैं वो कैसी हैं, कंट्रोल्ड सिचुएशंस, उसमें परीक्षण कर उनकी जांच की जाती है। यानी कि फिर हम उन्हें उस स्ट्रेन के संपर्क में लाते हैं, फिर उन्हें इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि वो टीका लगाया जाता है, और उसके असर देखे जाते हैं कि क्या वो रिकवर हुए कि नहीं हुए। यहाँ कुछ रोचक भिन्न संकायी स्वरूप हैं, इसमें प्रबंधन का क्या दखल है इसे हम बाद में जान लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं तीसरी विशेषता की, कि जो साइंस होती है उसमें व्यापक वैधता का गुण होता है। यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं वह वैलिड होते हैं और उपयोग के लिए यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, उपर्युक्त यानी एप्लीकेबल इन ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इन एवरी सेटअप दे आर यूटिलाइजेबल एंड यूजेबल, ओके, एप्लीकेबल यू कैन से। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध में विज्ञान की भी विशेषताएं शामिल हैं। कैसे, आइए सिद्ध करते हैं। सबसे पहली बात कि क्रमबद्ध ज्ञान समूह वाली विशेषता। तो प्रबंध भी क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, इसके अपने सिद्धांत और नियम हैं, ये समय समय पर विकसित हुए हैं। लेकिन जैसे अन्य विषय हैं, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, इनसे ये प्रेरित रहा है। अन्य किसी भी संगठित क्रिया के समान प्रबंध की भी अपनी शब्दावली है, अपनी अवधारणाएं हैं, उनके अपने शब्दकोश हैं। उदाहरण के लिए हम क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेलों पर चर्चा के समय समान शब्दावली का उपयोग करते हैं। खिलाड़ी भी एक दूसरे से बातचीत में इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरह से प्रबंधक भी आपस में संवाद के लिए जिन शब्दावली का प्रयोग करते हैं, सामान्य व्यक्ति उन बातों को शायद नहीं समझ सकेगा, ठीक है। फिर बात आती है प्रबंध के सिद्धांत। तो ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं यह बार बार विभिन्न संगठनों में बार बार परीक्षण और अवलोकन के आधार पर ही विकसित हुए हैं। अब क्योंकि प्रबंध का संबंध मनुष्य एवं मानवीय व्यवहार से है, इसलिए इन परीक्षणों के परिणामों की ना तो सही से भविष्यवाणी की जा सकती है और ना ही यह प्रतिध्वनित होते हैं, अर्थात ना ही ये रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, ना ही यह वैसे दिखते हैं। इन सीमाओं के होते हुए भी मतलब क्या है कि देखिए, जैसे जो प्योर साइंसेस हैं,
लाइक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो वहाँ पे कार्य कारण परिणाम होते हैं, यानी कि अगर ये कारण लगाया तो परिणाम ये आएगा ही आएगा, फिक्स परिणाम होते हैं। लेकिन चूंकि प्रबंध में ह्यूमन एलिमेंट शामिल है, मानव व्यवहार शामिल है, और मानव मन को प्रिडिक्ट करना अपने आप में बहुत कठिन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अभी एक जोक सुनाऊँ तो ये संभव है कि आप में से सभी लोग हंसें, लेकिन ये भी संभव है कि आप में से कुछ ना हंसें। उनमें से कुछ लोगों का ना हंसना तय है, जिनको अभी थोड़ी देर पहले डांट पड़ी है और अब वो अब मजबूरन क्लास में आए हैं, ठीक है। जिनको किसी कारण से कोई गलती हो गई थी तो मम्मी ने डांटा है, जिनका मूड नहीं ठीक है, जिनकी तबीयत नहीं ठीक है, ठीक है। ऐसे लोग किसी जोक पर नहीं हंसने वाले हैं और शायद वो इरिटेट होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मानव मन जो है वह डिफरेंट उसकी प्रोसेसिंग है रिएक्ट करने की। इसीलिए मानव बिहेवियर को आप एकदम से ठीक ठीक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इवन देन बहुत कुछ ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि जोक अगर सुनाया जाएगा तो 90% लोग तो हंसेंगे या उनके चेहरे पे स्माइल आएगी। 10% के साथ अगर कुछ ठीक नहीं हुआ है तो उनका लिए हंसना कठिन है। इवन देन अगर 90% भी परिणाम आप सोच पा रहे हैं कि क्या होने वाले हैं, उनको आप पहले से इमेजिन कर पा रहे हैं, प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, देन दैट्स गुड। तो इन दिस सेंस प्रबंध जो है वह भी कारण और कार्य परिणाम पर आधारित है। हम इसे और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों के समान विशुद्ध नहीं होते हैं, दिस इज़ द मेन पॉइंट, ठीक है। ना ही उनका उपयोग सार्वभौमिक होता है, ये अलग अलग परिस्थितियों में संशोधनीय होता है, लेकिन यह प्रबंधकों को मानक तकनीक प्रदान कर देते हैं, यानी एक सेट स्टैंडर्ड टेक्निक दे देते हैं, जिन्हें वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कुछ संशोधनों के साथ, कुछ अल्टरेशन के साथ यूज़ में ला सकते हैं। इन सिद्धांतों का प्रबंधकों को प्रशिक्षण और उनके विकास के लिए उपयोग जो है किया जाता है। इन सिद्धांतों को पहले आप ओरिजिनली प्रबंधकों के प्रशिक्षण में, उनके डेवलपमेंट में उपयोग में लेते हैं। बाद में वो अपने आप परिस्थितियाँ जैसी होंगी उनके हिसाब से उनके उनके उपयोग में चेंजेस कर सकते हैं। तो नहीं, अब तक की चर्चा में आप ये जाने कि प्रबंध में विज्ञान और कला दोनों की विशेषताएं हैं। तो प्रबंध का उपयोग कला है अगर आप उसे यूज़ में ला रहे हैं। देखिए कला क्या है? कला है यूज़ में लाना, अप्लाई करना, ठीक है। जब आप प्रबंध का उपयोग करते हैं तो ये कला हो जाती है, ठीक है। प्रबंधक और अधिक श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं यदि वह प्रबंध के सिद्धांतों का समुचित सदुपयोग कर लें। कला एवं विज्ञान के रूप में प्रबंध एक दूसरे से भिन्न नहीं है, यह एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि विज्ञान सिद्धांत देता है, ठीक है, और कला उसका एप्लीकेशन करता है। तो अभी तक आपने जाना कि विज्ञान है या कला, प्रबंध क्या है, ये हमने आज के वीडियो में जाना। प्रबंध पेशा है क्या, पेशा यानी कि प्रोफेशन, ये हम जानेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने घर पर सुरक्षित रहें, और अगर किसी बाहरी व्यक्ति से एक्सपोज़र हो रहा है आपका, अगर वो आपके सामने है, तो कृपया मास्क ज़रूर धारण करें। सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्रसन्न रहें। नमस्कार।